वेलकम है आपका सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी का पेपर लगा रहे हैं। यूपी पीजीटी 2004 का पेपर हो रहा है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट करा दिया। आज ये पार्ट 4 है और हर रोज़ हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। जिसने वो क्लास ना देखी हो उससे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और साथ में प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, वहाँ जाके भी आप क्लास देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? कीड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कीड़े, बनाए रखते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे की कीट पतंगे। जल्दी से राइट आंसर दो। बिल्कुल, पेड़ पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं पेड़ पौधे। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत पेड़ पौधे होते हैं। ये अपनी श्वसन के लिए हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं और यह मात्रा करीब 190 अरब टन प्रतिदिन बैठती है। इसी तरह अन्य स्रोतों से भी प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी परिवर्तित कर संतुलन बनाए रखते हैं। गोबर का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद बनाना, बायोगैस व अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद बनाना, बायोगैस व अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। वेरी गुड, बायोगैस व अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। देखिए, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बायोगैस व अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। तो गोबर का सर्वोत्तम उपयोग बायोगैस व उससे निर्मुक्त अवशेष का खाद के रूप में प्राप्ति माना जाता है। बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। साथ ही इससे प्राप्त खाद पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो कि फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन नामक हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है। अंडों से मक्खी बनाने में कितना समय लगता है? 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अंडे में से मक्खी बनने में कितना टाइम लगता है? जल्दी से आंसर दो। 7 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन। बी राइट आंसर है 8 दिन। देखिए, अंडे से मक्खी बनने में 8 दिन का समय लगता है। घरेलू मक्खी का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क से होकर गुजरता है। एक वयस्क मक्खी एक बार में लगभग 500 अंडे देती है जो पर्याप्त नमी और गर्म मौसम में 8 से 20 घंटे में लार्वा में बदल जाते हैं और ये लार्वा 4 से 8 दिन में प्यूपा में और प्यूपा से 6 से 8 दिन में वयस्क मक्खी में बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमित झील का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था तो सबको पता होगा। क्रमित झील का दूसरा नाम परिवृत जलाशय है। देखिए, झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही भाग पर हो, किसी भी भाग पर। ये उच्च पर्वतों में मिलती हैं, पठारों, मैदानों पर भी मिलती हैं। सागर तथा स्थल व सागर तल से नीचे भी पाई जाती हैं। किसी अंतर्देशीय गर्त में भी पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जल राशि को झील कहते हैं जिसका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। क्रमित झील का दूसरा नाम परिवृत जलाशय होता है और ऐसी झीलें हैं जो मानव निर्मित होती हैं।
इसको भी लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हिरन लेक विश्व की एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। इसका कारण पानी में मौजूद एल्गी और बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है तालाब व कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाएंगे? गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम, पोटेशियम परमांगनेट। तालाब व कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या मिलाएंगे? गंधक मिलाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड की पोटेशियम परमांगनेट। डी पोटेशियम परमांगनेट। तो देखिए तालाब व कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमांगनेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमांगनेट एक साधारण अकार्बनिक रसायन होता है जिसका प्रयोग जल में मैग्नीज और सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक विसंक्रामक के रूप में जल के जीवाणुओं से मुक्त होता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर के जीवाणुओं की कोशिका दीवार को भेद कर उनके जीव द्रव्य को नष्ट करके शुद्धिकरण की क्रिया संपन्न करती है। इस प्रक्रिया में बची हुई क्लोरीन की अधिक मात्रा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है। बी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। सी चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है। डी उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्र का निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त सभी। वेरी गुड, डी राइट आंसर। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का भी निर्माण किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का आश्रय उन लोगों को स्वास्थ्य व उसको सही रखने के बारे में जानकारी प्रदान करना, जागरूकता प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कुछ प्रयास करता है। भाषणों, सभाओं, गोष्ठी का आयोजन करके जानकारी प्रदान करती है। दूसरा, जागरूकता संबंधी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी वीडियो, चलचित्रों को बना के श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। चौथा, सरकार के कर्मचारी घर घर जाके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। 82 क्वेश्चन है। फ्रांस के आर्टो-इथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए गए जाते हैं। इसका नाम क्या है? उथले कुएं, आर्टिजिन कुएं, गहरे कुएं, इनमें से कोई नहीं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था, जो जिन्होंने बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो जल्दी से आंसर दे दो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वेरी गुड, बी आर्टिजन कुएं। देखिए फ्रांस के आर्थो-इथ नामक स्थान पर दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम आर्टिजन कुआं है। फिर नेक्स्ट है, चावल के पानी की तह कि सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? अमीबा पेचिस, डंडारुख पेचिस, हैजा, इनमें से सभी। ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड, हैजा। तो देखिए चावल के पानी जैसा सफ़ेद दस्त हैजा का लक्षण है। हैजा प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थों, मक्खियों में उपस्थित विब्रो कॉली नामक जीवाणु से होता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी दस्त करता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, पेशाब बंद हो जाती है, संक्रमण अधिक होने पर हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। मलेरिया किस जीव के द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, मादा एनोफ्लीस से, साल्मोना जीवाणु से, इनमें से सभी। मलेरिया किस जीव से फैलता है? सीसी मक्खी से फैलता है, मादा एनोफ्लीस से फैलता है, साल्मोनेला जीवाणु से फैलता है, इनमें से सभी। जल्दी से राइट आंसर बताओ बच्चों। वेरी गुड, मादा एनोफ्लीज, बी राइट आंसर है। देखिए मलेरिया एक प्रोटोजुआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी जाति से होता है जिसके वाहक मादक एनोफ्लीस मच्छर होते हैं। मादा एनोफ्लीस मच्छर इस परजीवी को रक्त चूसते वक्त मानव शरीर में पहुंचा देते हैं जहां से वे गुणन करता है। संक्रमित हो जाने पर 1 हफ्ते में ही रोगी को बार बार बुखार आता है, ठंड चढ़ती है, कुकेन, क्लोरोविन
आदि दवाओं का प्रयोग चिकित्सक से परामर्श लेके करने से विशेष लाभ होता है। फिर नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, उद्यानों के अतिरिक्त किस प्रकार की खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थान करते हैं? घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। उद्यान के अधिक जो उद्यान है उनके अतिरिक्त किस प्रकार की खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थान करते हैं? घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। वेरी गुड, डी राइट आंसर। देखिए उद्यान के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्था करती है? तो घास के मैदान का भी, खेलने के मैदान का भी और पार्क का भी। तो खाली स्थान जमीन का उपयोग सार्वजनिक व निजी संस्थाओं द्वारा उद्यान बनवाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह उन स्थानों का प्रयोग करके घास के मैदान बनवाने, खेल के मैदान बनवाने, पार्क बनवाने, सार्वजनिक धर्मशाला आदि, मंदिर, सार्वजनिक धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि को बनवाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मुदालियार कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पे कम से कम प्राथमिक केंद्र की संस्तुति दी थी? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। मुदालियार कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पे कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी? 10,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे, 40,000 पे। वेरी गुड, डी 40,000। मुदालियार कमेटी 1962 ने 4,000 की जनसंख्या में कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दो जल्दी बच्चों। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पताल में, इनमें से सभी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जिन्होंने डी बोला ना बिल्कुल सही, इनमें से सभी। देखिए गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवा किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में। तो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था से लेकर जन्म की अंतिम अवस्था तक की अवधि प्रसव पूर्व अवधि कही जाती है। बच्चों के उचित विकास स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण प्रसव पूर्व जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड, एमिनियो सेंट्रोसिस, क्रोनिक विलस सैंपलिंग आदि जांचें व विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श करके बच्चे और गर्भवती स्त्री की निगरानी अच्छे से करती है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान नामक एक योजना क्रियान्वित की, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसूति केंद्रों, प्रसूति गृहों, प्रसूति अस्पतालों व सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से अधिक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया था। मई 1972 में, मई 1974 में, मई 1976 में, मई 1985 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक से अधिक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया। मई 1972 में, मई 1974 में, मई 1976 में, मई 1985 में। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। वेरी गुड बच्चों। बी 1974 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए मई 1974 में विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनस इत्यादि जैसे रोग जो बच्चों में संक्रमण से होते हैं, जिन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देना चाहिए पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, डी पहली खुराक के 6 माह बाद। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 6 माह बाद। डी राइट आंसर पहली खुराक के 6 माह बाद। देखिए यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। हेपेटाइटिस में अलग अलग तरह के संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें ए बी सी डी ई में बांटा गया है, जिसमें 90% मौतों के लिए हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण के चार्ट ये हैं। पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 6 सप्ताह की उम्र में, तीसरी खुराक 6 माह की उम्र के बाद। कौन सा प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना ये सब लक्षण दिखाई देते हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि, वायु, इनमें से सभी। ये तो बहुत सरल है, जल्दी से आंसर दो। वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण की वजह से ही व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख ना लगना ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में से ऐसे अपशिष्ट एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य व अन्य जीवों व उनके पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख ना लगना ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है परिवार के प्रति निष्ठा व एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किसका कथन है? आर्टिन यूनेट का, न्यू मेयर का, मीड का, राग्ये राघव का। जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, वेरी गुड। तो जिन्होंने सी बोला ना मीड, वेरी गुड। पारिवारिक मानवीय मूल्यों का आधार है। परिवार मानवीय मूल्यों का आधार है। परिवार के माध्यम से ही मानवीय मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। परिवार के विघटन को प्रभावित करते हुए मीड ने बोला है कि परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार का विघटन है। 92 क्वेश्चन, काम, तृप्ति, पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। ये कथन किसका है? J.L. वुड्सवर्थ का, R.L. सदरलैंड का, आगवन और नीफकॉम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। काम, तृप्ति, पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका आगवन और नीफकॉम का है। काम, तृप्ति, पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य, ये कथन आगमन और नीफकॉम का है। इन्होंने 6 प्रकार बताए: स्नेह संबंधी, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। किस्ले डेविस ने परिवार के 4 प्रकार बताए: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संतरण, सामाजिकरण। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है वो अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करेगा तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, अंतःविवाह। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है उसे अंतःविवाह कहते हैं। अंतःविवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्ति से ही वधु का चुनना पड़ता है। उसी ही वर्ग में रहने वाले व्यक्ति में से ही वधु को चुनना पड़ता है। अंतर्जातीय विवाह का अभिप्राय प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर्जातीय विवाह के 2 रूप होते हैं, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम विवाह।
नेक्स्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला, लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की 15 वर्ष। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। सी, बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे, उपयुक्त सभी। बी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत क्या विशेषता है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में बना था, बाद में 1949, 1978, 2006 में इसमें संशोधन किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इनमें से सभी। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है डी। जिन्होंने डी बोला है वेरी गुड बच्चों। देखिए, बालक और बालिकाओं के बीच निम्नलिखित 3 आधार पर अंतर पाए जाते हैं। पहला, संज्ञात्मक क्षेत्र की भिन्नता, बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनशीलता, शैक्षिक उपलब्धि इसमें आती है। दूसरी आती है भावात्मक क्षेत्र, जिसमें रुचि, जीवन मूल, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरणा, आत्मसम्मान, संवेगात्मक स्थिरता, स्वभाव, व्यक्तित्व के विशेषज्ञ। सी है आपका मनोपेशी क्षेत्र, जिसमें शारीरिक सहन शक्ति, मनोपेशी कौशल आता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका के संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए। पूर्ण रूप से मुक्त व स्वतंत्र। दूसरा, अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, चाहे जैसे। जल्दी से राइट आंसर दो। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए। पूर्ण रूप से ना तो मुक्त और स्वतंत्र, अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, ना कठोर ना मुक्त, चाहे जैसे। तो राइट आंसर है ना अधिक कठोर हो ना अधिक मुक्त। व्यक्तित्व में उचित विकास के लिए बालक बालिकाओं के मध्य संबंधों को ना तो अधिक कठोर करना चाहिए ना अधिक मुक्त करना चाहिए। इनके मध्य होने वाले संबंधों में इतना अवसर व स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनका विकास भी इस तरह से बाधित ना हो। ऐसा ना हो कि अति नियंत्रण से इनके विचारों में एक दूसरे के प्रति कुंठा हो जाए और घृणा करने लगे। फिर नेक्स्ट है बालिकाओं को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। यह एक जिज्ञासा है जिससे शांत न करने पर उसके शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है। दूसरा है यह एक प्रकार का विषय है जिसे इसलिए इसे पढ़ना चाहिए। यह एक प्रकार का विषय इसलिए पढ़ना चाहिए। सी, ऐसे बच्चों का मनोरंजन होता है। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके शारीरिक विकास में अनेक बाधा आ सकती है। तो देखिए, यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना, विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम, गर्भ निरोधक सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित निर्देश व अनुदेशन को कहा जाता है। बालकों को यौन शिक्षा बच्चों के माता पिता, संरक्षक, औपचारिक विद्यालय कार्यक्रमों व सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से दी जाती है। बालकों का यौन शिक्षा प्राप्त करने से उनके अंदर जो कुछ जानने की जिज्ञासा होती है वह शांत हो जाती है और उनका शारीरिक विकास होता है। ऐसा न करने से उनके विकास में अनेक बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता है। आल्पोर्ट, आकबर, निकॉम, वुडवर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। तो राइट आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। बालक मनुष्य का पिता होता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। पर्सोना शब्द का तात्पर्य है रंग रूप, व्यवहार, वेशभूषा, शारीरिक गठन।
देखिए पर्सोना शब्द का तात्पर्य है वेशभूषा। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा, वेशभूषा, जिसे नाटक करते समय कलाकार द्वारा पहना जाता है। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा व दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है, किंतु वर्तमान समय में यह पर्याप्त नहीं है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील व गयात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग, उपयुक्त में से सभी। विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? यौन प्रवृत्ति पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग, उपयुक्त में से सभी। डी इज राइट आंसर। जिसने डी बोला है वेरी गुड बच्चा। तो देखो हिंदू विवाह में विवाह एक धार्मिक रीति रिवाज है। इसमें स्त्री पुरुष जीवन के पवित्र प्यार के बंधन में बनकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। विवाह के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों को अपना कर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं। पहला, यौन प्रवृत्ति पर नियंत्रण अपनाकर, आत्मसंयम को अपनाकर, आत्मत्याग को अपनाकर। तो ये थे आपके 2004 यूपी पीजीटी का पार्ट 4 जिसमें हमने 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट इसका 5th आएगा और उसी के साथ 2004 का पेपर फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगर आपने इससे पहले क्लासेस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का, और प्लेलिस्ट भी बना दी है प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टीजीटी पीजीटी की। उसमें जाकर आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।